stars hide your fire. Let not light see the deep and black desires inside me. मतलब ऊपर से आप बने रहो और अंदर क्या है मेरे इस समय काला वो ना दिखने दो। आप इसमें बड़ी मेहनत की, मतलब ऊपर से फूल की तरह दिखो, अंदर वो जो सांप है उसकी तरह रहो। ये सारे इमोशंस अगर हमें कहीं कंप्लीट पैकेज देखने को मिलता है तो शायद राघव प्ले में ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, यारब अगर इन करदा गुनाहों की सजा है। तो आपको अपना सबसे अच्छा रोल कौन सा लगता है? सैटिस्फाइंग सबसे अच्छा कौन सा काम? एक जैसे लग रहे हैं सभी चेहरे मुझे, होश की ये इंतहा है या मैं नशे में। शेक्सपियर के प्ले में ये कहीं नहीं दिखाया गया है कि उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ कैसे मरी। इनसे मिलिए श्रृंखला में आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं श्री सुधांशु मनी जी, जिन्हें हम वंदे भारत ट्रेन के जनक के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये वो परिचय है जो हम जानते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो अपना कौन सा परिचय हमें देना चाहते हैं और उनके दूसरे पहलू और उनके अनछुए पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सुधांशु मनी जी से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट और इस चैनल और होस्ट के बारे में आप जो जानते हैं थोड़ा हमारा परिचय दीजिए, फिर अपना परिचय। आपका परिचय जी। आपको मैं यहाँ पे एक हमारे मित्र हैं चंद्रशेखर वर्मा जी, वो एक बड़ा कामयाब लिटरेरी ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप पे जी। तो उनसे जब दोस्ती हुई उन्होंने कहा कि उसका मेंबर आपको बना लें। तो उस ग्रुप की एक खास बात यह है कि उसमें फॉरवर्ड या वाहियात बातें और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए मेरा तो पसंदीदा ग्रुप है जी। तो मेरे ख्याल से आपके बारे में सबसे पहले उसी ग्रुप से पता चला क्योंकि आप लिटरेरी इंटरेस्ट रखती हैं। उसके बाद कुछ गोष्ठियां वगैरह हुई, उसमें आपसे मुलाकात हुई जी। और अब पता लगा है कि आप ये पॉडकास्ट शुरू किया आपने जी। सर, जिन लोगों को लोग नहीं जानते जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं जानते, या जिनको ऑलरेडी जानते हैं लेकिन उनके कुछ पहलू हैं जो नहीं जानते लोग, तो आपके बारे में सर नहीं जानते ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ पहलू हैं जो अभी तक अनछुए हैं। मेरे ख्याल से आप वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात कर करके बोर हो गए होंगे। बहुत सारे इंटरव्यूज आपके होते रहते हैं, पर फिर भी सर अगर शेक्सपियर से उनके प्ले की बात न की जाए तो इनकम्प्लीट रहेगा उसी तरह से। तो शुरुआत हम उसी से करेंगे। आप लेकिन आपका परिचय कैसा चाहते हैं, लोग आपको कैसे जाने? अब एक तो अपना इंट्रोडक्शन खुद देना ये भी ठीक नहीं है, और दूसरा ये आपने अच्छा पूछा कि आप कैसा चाहेंगे कि लोग आपको कैसे जाने। तो दो मुख्तलिफ बातें हैं, एक तो कैसे लोग एक्चुअली जानते हैं जी, बिल्कुल, और कैसा मैं चाहूंगा कि लोग जाने, दोनों थोड़ा मुख्तलिफ है। इसीलिए सर जरूरी नहीं है कि जैसा मैं चाहता हूँ कि लोग जाने वैसी सच्चाई है। तो मैं तो वही बताऊंगा कि जैसा मैं सोचता हूँ कि लोग ऐसा चाहें तो अच्छा रहे। तो वो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि अब सरकारी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें मेन पहचान बनी है कि भाई लोग ऐसे याद करें कि एक लीडर था जो सरकारी बाबूडम ब्यूरोक्रेसी को कुछ हद तक बैरियर्स तोड़ के देश के लिए कुछ काम कर पाया, या जो ऐसा लीडर जिसने कोशिश की, कितना कर पाया कितना नहीं ये अलग बात है कि those administering and those being administered, उनके बीच की जो खाई अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है वो कम हो सके और कुछ एम्पैथी के साथ लीडरशिप की जा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप माइल्ड हो जाएं या इनडिसिप्लिन टॉलरेट करें, जी नहीं, सिर्फ एम्पैथी टू पुट योरसेल्फ इन समबडी अदर शूज, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जी। तो वो एक काम फैक्ट्री वर्कर्स के साथ, सफाई कर्मचारी के साथ बैठ के उनसे बातें करके एक लीडरशिप अपनी इवॉल्व करने की कोशिश की मैंने। वो अगर लोग जाने तो अच्छा होगा जी। और यही कि सेल्फलेस तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि सेल्फलेस सर्विस नहीं थी, इट वाज अ पेड सर्विस, लेकिन जितना सरकार से मिल रहा है उससे ज्यादा सरकार को और देश को देने की कोशिश हो जी। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर लोग मेरे बारे में इस तरह सोचे तो मुझे अच्छा लगेगा। सेल्फलेस और चैरिटी में सोचते हैं कि नहीं ये अलग बात है,
सेल्फलेस और चैरिटी में ये फर्क होता है सर। आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं तो आपको पेमेंट तो खैर मिल रहा है, और उसके लिए नहीं, अलग बात बिल्कुल है। नहीं, बट चैरिटी यू आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर द मनी, यू आर वर्किंग फॉर द क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन। चैरिटी तो किसी तरफ से नहीं है, जी, इट्स जी। डेफिनेटली अ सर्विस विथ अ सेल्फिश मोटिव, जी कि भाई सेल्फिश मोटिव में हाँ यही है कि कोई मैं अच्छा काम कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, और फील गुड फैक्टर इज द मोस्ट सेल्फिश। जी जी। तो सर ये कैसा लगता है आपको आज जब लोग आपको जानते हैं, जैसा कि आपने कहा कि लोग जैसा जानते हैं वैसा आप चाहते नहीं कि लोग जाने, लेकिन आपका अक्सर नाम नहीं, लिया जाता है। मैंने ये नहीं कहा, जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कैसे लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, ये बहुत पता लगाना मुश्किल है। जी क्योंकि आपके कैसे लोग जानते हैं पीठ पीछे ज्यादा बात होती है। जी तो ये मैं नहीं कहूँगा कि जैसे लोग जानते हैं वैसा ना हो, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि किस तरह मुझे जाने लोग, ये थोड़ा डिफरेंट है। जी, ये मुझे जो कि अच्छा वो लगे। साइड शायद लोग अभी जानते ही नहीं है आपकी, पता ही जी? नहीं है वो साइड आपकी, पता ही नहीं है लोगों को अभी कि आपने कितना स्ट्रगल किया उसमें, उस चीज को अचीव अब करने के लिए। बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में है, जी और कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी मैं नहीं हूँ कि मेरी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं सर, ये आपकी ह्यूमिलिटी है जो दरियाफ्त आप ऐसा करें कह या रहे हैं। पता लगाएं। नहीं सर, तो बहुत कुछ है पब्लिक डोमेन में, बहुत कुछ प्राइवेट है जो नहीं जी। रहता है। सर मेनली तो हम आपके लेखन और बातों पे चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले एक छोटा सा सवाल वंदे भारत से कि कैसे ये ट्रेन बाकी ट्रेन से डिफरेंट है, लाइक आपको कैसे इसका आइडिया आया? जी, रेलवे सर्विस में आने से पहले मैं रेलवे फैमिली से ही हूँ, मेरे फादर भी रेलवे में थे, जी तो लग्जरी में ही ट्रैवल करते थे हम लोग, सैलून वगैरह में, और जी। रेलवे, वो ट्रैवल बहुत पसंद था मुझे, तो रेलवे से थोड़ा प्यार तो था ही, लेकिन ऐसा नहीं था कि रेलवे ही ज्वाइन करनी है। अच्छा तो वो जब रेलवे में आ गए, और उससे पहले से भी एक सवाल हमेशा मन में था ट्रेनों को देख के कि ये आजादी के पहले नहीं जाते, आजादी के बाद से ही देखिए तो शक्ल जो है ट्रेनों की जी वो एक ही जैसी चली आ रही है। कुछ एसी कोचेज आ गए, कुछ LHB कोचेज आ गए, लेकिन जी। वो बाय एंड लार्ज अगर इफ यू क्लोज योर आईज, बेसिकली स्ट्रक्चर वही दिमाग में आ गया। जो इमेज भारतीय रेलवे ट्रेन की जो रिकॉल है वो कोई बदला नहीं था। नॉट अ वेरी प्लेजेंट वन। 70s से ही मैं रेलवे मैगजीन जापान, जर्मनी इनकी देखता था, तो उसमें जो ट्रेनें देखते थे तो जी ये लगता था कि भारत इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने इंजीनियर्स हैं, भारत में कब एक एस्थेटिकली सुपीरियर, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, स्पीडियर मॉडर्न ट्रेन कब आएगी। तो ये माइंड में था, और मौका मिल गया किस्मत से, जब रिटायरमेंट के जस्ट पहले, जो भारत की ही नहीं देश पूरे संसार की शायद सबसे बड़ी फैक्ट्री है नंबर्स के मामले में, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, उसका मुखिया बनाया गया। तो ये वो वक्त आ गया था कि अगर वाकई कोई इस तरह का सपना था कि ऐसी ट्रेन बनाई जाए, अगर यहाँ पहुंच के इसके बारे में कुछ नहीं किया, बिल्कुल, तो इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो बस ऐसे ही पाइप ड्रीम था, बचपने का क्वेश्चन था कहीं। तो वो मौका मिला, वहां पे बहुत अच्छी टीम मिल गई, which was part of the fortune, it was bequeathed to me। और वो टीम का सपना शायद मुझसे भी ज्यादा अव्वल था, तो मिलके हम लोग कुछ कर पाए इस बारे में। You are actually lucky कि आपका ड्रीम शेयर किया उन लोगों ने, लाइक यू डिड नॉट हैव टू टेल देम कि आपका ड्रीम फॉलो करें, उनका भी ड्रीम था, तो ज्यादा पैशनेट थे वो। जी हाँ, वो लीडरशिप पोजीशन में ये नहीं होता है कि लीडर का कोई ड्रीम हो जी, वो आप इंपोज करें उन पे। सारे जो मातहत हैं सब लोग उसी ड्रीम को फॉलो करें, वो फिर वो लीडरशिप नहीं हुई, वो तो एक इम्पोज चीज हुई, और वो वर्क भी नहीं आएगा सर, क्वालिटी भी नहीं आएगी जब तक उनका अपना ड्रीम पैशन उसमें नहीं जुड़ा होगा। तो उनका और लोगों का हर लेवल पे, स्टाफ ऑफिसर्स पे, उनका भी सालों से ये था कि भाई यही काम करते आ रहे हैं हम लोग, एक जैसी ट्रेन बनाते जा रहे हैं। मतलब उसमें एक लखनऊ के शायर हैं भारत भूषण पंत, उनका एक शेर है, वो याद आता है मुझे कि एक जैसे लग रहे हैं सभी चेहरे मुझे, होश की ये इंतहा है या मैं नशे में हूँ। तो वो बहुत जरूरी था कि उनका सब में वो पैशन हो, जो मैंने जैसा कहा शायद मुझसे ज्यादा ही था, और मेरे को बस वो एनर्जी चैनलाइज करनी थी। तो किस्मत, फॉर्च्यून तो डेफिनेटली इट प्लेड अ बिग पार्ट।
बिल्कुल सर। क्योंकि अभी आपने जैसी ट्रेन्स डिस्क्राइब करी जो चली आ रही थी मोनोटोनस सी, तो बचपन में जिन जिन ट्रेन्स में ट्रैवल करे सबका सामने पिक्चर आ गई, और नो ट्रेन वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वही एक चला आ रहा था, एक ये तो नहीं कहूंगा बेसिक मैं स्ट्रक्चर। डिफरेंट नहीं थी, बट लार्जली एक जी नॉन रेलवे पैसेंजर के लिए, जी नॉन रेलवे मैन पैसेंजर के लिए, कॉमन आदमी के लिए वो जो रिकॉल है वो कोई खास अच्छा फर्क नहीं नहीं है। था। वही जी लाल जी डिब्बे बाद में गर्लफ्रेंड से ब्लू हो गए, जी जी लेकिन कोई बहुत मुख्तलिफ चीज नई आई हो ऐसा नहीं था। जी। जी नहीं सर, मैंने खुद अभी रिसेंटली ट्रैवल किया वंदे भारत में, तो जैसे आप जो आपने वर्ड यूज किया एस्थेटिक, जी तो राइट फ्रॉम ए टू सी, लाइक एवरी इट इज एस्थेटिक इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। तो उसके लिए तो कोशिश की आपने, गई थी कि नहीं, जितना आपकी पहली कोशिश कोशिश बिल्कुल थी सफल है सर। तो जी तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना कह हो सकती हूँ, पाया। ऐसा सुना सुनाया नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लाइक लगता ही नहीं कि ट्रेन में बैठे। लाइक अगर हाँ, जो इमेज हमारी बचपन की, जो मेरे जनरेशन के लोग हैं वो ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ट्रेन में ट्रैवल किया होगा बचपन में, उससे इतना ज़्यादा डिफरेंट है और इतना एस्थेटिक एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छा जी। फील होता है। और लाइक उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर पहले। और एक जी क्वांटम जंप जरूर आया, जी और को भी खुले दिल से भारतवासियों ने उसका स्वागत किया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ सबको फीलिंग ऑफ प्राइड आई ट्रेन बिल्कुल में। बिल्कुल सर। और जी। नाम भी उसका ऐसा है कि उसमें बैठ के ही पेट्रियोटिक फीलिंग एक अच्छी सी आती है कि हाँ, देश जी। की, अपने देश की ट्रेन में बैठे हैं, तो जी उसकी उसका feeling आती है। वो एक फैक्टर था। उसका एक गर्व अलग ही होता है। तो बिल्कुल। सर, जैसा भी आपने एक शेर पढ़ा, तो उससे मैं थोड़ा शायरी की तरफ बढ़ते हैं। आपके अंदर भी एक राइटर है, तो पहली बार सर आपने कब लिखा, या आपने अपने अंदर के राइटर को कैसे डिस्कवर किया? लिखने की थोड़ी बहुत आदत तो शुरू से थी, जी बचपन से। कोई बच्चों की मैगजीन जी। या खुद कोई मैगजीन हैंड रिटन निकाल रहे हैं, उसमें कुछ लिखा। अच्छा। छोटी मोटी कहानियां भी शुरू में लिखी, बड़ी बचकानी सी। जी उसके बाद कॉलेज की मैगजीन में या कुछ लिखना, ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता था। जी ऐसा नहीं कि सडनली शुरू हुआ। फिर सर्विस लाइफ में प्लेज लिखे, ह्यूमरस प्लेज, जी छोटे मोटे, दोनों इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जी और कॉलेज की मैगजीन में छोटे मोटे आर्टिकल। इसके साथ ही एक लिखने का एक अच्छी हैबिट हुई। आरडीएसओ में टेक्निकल राइटिंग बहुत की, ओके। तो वो हालांकि इस राइटिंग से उसका रिलेशन नहीं था, लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट्स या इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस तरह की चीजें काफी वहां करने को मिली। उससे प्रैक्टिस भी अच्छी हुई। तो ये तब से चलता रहा। उसके बाद अब चूंकि सर्विस में थे, तो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में लिखने की जी परमिशन लो, एंड सो टेक्निकल आर्टिकल्स मेरे बहुत जगह छपे, बाहर भी जी। छपे। तो उससे हट के ये लिखने का शौक मेनली रिटायरमेंट के बाद ही पूरा कर पाए, चलिए, क्योंकि कह सकते हैं सर, दवा का ब्लॉग शौक रहा होगा, पर टाइम आपको मेनली उसी के बाद ही मिल पाया। टाइम की भी रिटायरमेंट, बात थी जी। थोड़ी, और थोड़े उसमें अपने सब्जेक्ट, जैसे अभी न्यूज़पेपर में लिखता हूँ मैं, हिंदू जी। बिजनेस लाइन मेनली, और भी बहुत से पेपर में लिखता हूँ। जी महीने में 1 से 2 छप जाते हैं आर्टिकल मेरे। अब तक 100 से ऊपर छप चुके हैं। वाह, हिंदू बिजनेस लाइन में अकेले ही 50 के करीब हो गए होंगे। जी लेकिन वो सब चीज आप सर्विस में नहीं कर सकते। जी। एक ओपिनियन पीस लिखना, उसको आपको क्लियर कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, तो वो इंसेंटिव नहीं होता। बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको जी। जी और क्रॉनिकलिंग एक्सपीरियंसेस विद आर्ट एंड ग्रीनरी एंड सो ऑन, ये किताबें सर्विस में लिखी हमने, और जी। रेलवे के ही थ्रू छपी भी वो। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद तो फिर यू आर मास्टर ऑफ योर वेल, तो आप सही कुछ बात भी है। कर सकते हैं। जी। तो सर, सबसे पहला काम आपने लेखन में किया, या थिएटर में भी नहीं, आपको हमने देखा है एज नहीं, एक्टर? लिखना तो रोज का है काम। जी लिखना रिटायरमेंट के पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। जी। एक ब्लॉग था मेरा, डॉर्मेंट था, उस ब्लॉग में लिखना शुरू कर दिया मैंने। जी और इसके अलावा और बहुत से कंसल्टेंसी था, वो करते रहते थे। एक हमारी यहाँ पे एक सोसाइटी चलती है, मैं और एक पार्टनर है मेरे, जी अवध कॉन्क्लेव के नाम से। तो उससे हम लोग ने कॉन्क्लेव कराया फ्री थॉट का, बेसिकली, जी जो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पॉलिटिकली ही नहीं, हर सब्जेक्ट पे एक फ्री थॉट की काफी आजकल दरकार है। बिल्कुल, सच में। तो वो उसके सेशन वगैरह करते जी। रहते थे। हमने एक चैनल पे उर्दू है मेरा नाम करके एक प्रोग्राम भी किया।
ओके काफी दिन तक चला वो, फिर कोविड के बाद थोड़ा बंद करना पड़ा। जी करंट अफेयर्स पे भी, और कुछ मैगजीन, रेलवे मैगजीन के एडवाइजरी बोर्ड में भी थे, ओके और कंसल्टेंसी का काम। वो एक चीज थी जिसमें कुछ अर्निंग होती है, बाकी चीजों में तो आपका ही पैसा लगता है। जी जी। तो फुल स्विंग राइटिंग आपने शुरू कर दी आफ्टर रिटायरमेंट। थिएटर पहली बार सर आपने कब सोचा? थिएटर का ऐसा है कि स्कूल से ही वही बच्चों वाले थिएटर प्ले लिखते थे आप? जी प्ले लिखना तो बाद में प्रोफेशनल कॉलेज के टाइम जी, में शुरू किया, लेकिन स्कूल से ही थोड़ा बहुत शौक था, कोई खास महारत नहीं थी, बस शौक था, करते रहते थे। कॉलेज में भी किया, प्रोफेशनल कॉलेज में भी किया, अपने प्रोबेशन में सर्विस में आने के बाद भी किया। उसके बाद अपने जो क्लब के फंक्शंस होते थे उसमें जो स्किट्स होती हैं वो भी करते रहे एक लेवल तक। फिर कोई मेरा ख्याल से 2005 जब ज्यादा थोड़ा सीनियर ऑफिसर हो गया, तो ये नहीं था कि मुझे शर्म थी, लेकिन बाकी लोगों को भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि मेरे साथ काम करें, तो वो 8-10 साल बंद रहा। थोड़ा वो डायरेक्ट जरूर किया, और रिटायरमेंट के बाद अब प्रोफेशनल हिच थोड़ा सा आ गया, जैसे वो जूनियर होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस या थोड़ा हिच रहा मतलब होगा। आप नहीं भी चाहें तो दूसरे को भी होती है डिस्टेंस। आई कैन रिलेट उन- विद दैट। उन्हीं लोगों मुझे में भी होगा। कोई बहुत जी, जी। कंफर्टेबल नहीं रहता है कि बहुत किसी जी। सीनियर के साथ बैठे, जी जी तो आप कितने भी ओपन हो, लेकिन वो डिस्टेंस होती है, तो वो ठीक है। वो और टाइम का भी जी। थोड़ा प्रॉब्लम था, और थोड़ा साथ बहुत में उसमें भी किया, लेकिन उतना नहीं। और साथ में क्रिएटिव काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा ओपन होना ही पड़ेगा, लेकिन वो प्रोफेशनली आप उतना हो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई ईगो लेके आप क्रिएटिव जी, जी, काम में वो जाएंगे तो सही बात काम है। नहीं जी बिल्कुल। जी। तो अभी जैसे हमने रिसेंटली आपका एक प्ले देखा था साहिर जी नाम जी। से, तो वो लिखा शायद आपकी वाइफ ने था, मैम ने? नहीं, उनकी स्क्रिप्ट? साहिर का बैकग्राउंड ये हुआ कि जो उसमें दोस्त लोग हैं, जी कई लोगों के माइंड में था कि साहिर के ऊपर एक प्ले करना है। जी उस समय मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया शो एक चल रहा था, दो तीन बार लखनऊ में हो गया था, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर हो चुका है। वो बहुत बचपन तो नहीं, मतलब कॉलेज से ही मेरे माइंड में था, जब से वो गालिब पढ़ने लगे जी, तो जी। ये था कि भाई गालिब को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। जी गालिब की खास बात यह है कि अक्सर वो बहुत टफ उर्दू यूज करते हैं, पर उन अल्फाज का अगर आपको मतलब भी पता है जी एक एक लफ्ज का, तो भी चाचा क्या कहना चाह रहे हैं ये समझना आसान काम नहीं। सही बात। तो वो एक उसको किस तरह से और लोगों तक पहुंचाया जाए। अभी उस कहीं पे कोई प्रोग्राम में मैंने कहा था कि गालिब जैसा शायर तो दुनिया के अजीम तरीन शायरों में एक है, शेक्सपियर से बराबरी करूंगा मैं उसकी। जी जी कालिदास, शेक्सपियर, गालिब। तो उसको कोई ये मतलब कोई फानी इंसान ये कहे कि मैं उसको और वसी कर सकता हूं उनकी पहुंच को, तो वो बेवकूफी होगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन लोगों तक पहुंचाने को अपने ढंग से एक कोशिश अगर करें आप, तो उसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा मन में था। तो मेरे मन में था कि कथक और म्यूजिक, मौसीकी और कथक और नरेशन, इन सब के जरिए तक कुछ प्रोग्राम बनाया जाए। तो वो मेरे एक मित्र हैं रेलवे के ही, कबीर अहमद साहब, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट गालिब के हजारों खतूत पढ़ के उसमें से गालिब की ही लैंग्वेज में स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई इन फर्स्ट पर्सन, और उसमें कोई भी चीज उनकी अपनी लिखी नहीं हुई है। उनका सबसे बड़ा काम ये था कि इतने सब के बीच में एक 30 मिनट के नरेशन को निलाना, और उसमें बाकी हम लोगों ने फिर गालिब की गजल, आई थिंक गागर में सागर के बराबर काम है। तो फिर उसके बाद बड़ा काम था सिंगर ढूंढना। प्रभा श्रीवास्तव, वॉज इंटरेस्टेड, और फिर कुमकुमधर जी को, डॉक्टर कुमकुमधर जी को कहा गया कि अगर आप इसमें आ सके तो वो शी वॉज वेरी काइंड टू ज्वाइन। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस पे। गालिब की गजलों पर कथक करना कोई मामूली काम नहीं है, मुझे नहीं लगता ये हम गजल गुरु कर सकते हैं, ये उन्होंने ही करके दिखाया, और वो सारे प्रोग्राम की ब्यूटी वहीं से आई। तो खैर मैं डाइवर्ट हो गया था, वो चल रहा था, तो इन लोगों ने कहा कि अब साहिर पे कुछ करना है। तो वर्मा साहब ने स्क्रिप्ट लिखी, चंद्रशेखर वर्मा जी, प्रभा जी और पंकज, ये 2 सिंगर थे, और उस स्क्रिप्ट पे हम कोई रूपाली चंद्रा है, उन्होंने इनका रोल किया, अमृता का, और एक सूत्रधार थे और कैरेक्टर्स थे, जैसे
तो सभी बड़े बड़े नाम जुड़े हैं उनसे, अपने आप में वो अलग अलग भी फेमस हैं। और फिर अब वो एक दोस्ती मिला में के वो बड़ा सारे- रिहर्सल में बड़ा आनंद जी आता जी जी था तो वो वही जैसे 3 भी हमने बार हो बात चुका है की कि सब लखनऊ में। पर्सनली इतना जेल करते हैं तो क्रिएटिव काम इजी हो जाता है थोड़ा हाँ, वो सा। जरूरी है, Creatively, जी। जरूरी है। और मतलब एक अनएज्यूमिंग डायरेक्टर हम लोग के गोपाल सिन्हा साहब, जी उन्होंने डायरेक्ट किया इसको, तो उनकी खास बात, आई विल कॉल हिम वेरी अनएज्यूमिंग, जी और उनकी वजह से ही संभव हो सका। उनको भी देख के पता नहीं चलता, ही इज क्वाइट हम्बल अबाउट हिज Yes. वर्क, एंड उनको देख के नहीं कह सकते हैं कि इज द लाइटमैन ऑफ इंडियन थिएटर, लखनऊ थिएटर अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। जी, और कम से कम 100 से बहुत ज्यादा ही प्लेस उन्होंने डायरेक्ट भी करे हैं और लाइटिंग। हाँ, उन्होंने वो धीरे धीरे वो लाइटिंग पे की तरफ चले गए, जी। लेकिन प्ले एक्टिंग भी की है एक्टिंग उन्होंने, भी करी है और शॉर्ट मूवी डायरेक्शन। जी तो अब हम लोग का एक अच्छा एसोसिएशन हो गया है, जी। तो उनके बिना करना सर। लगता नहीं है मुमकिन है। उनके बारे उनसे भी बातचीत करने का विचार है मेरा नियर जरूर, फ्यूचर में। जरूर, बिल्कुल जरूर। उनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। जरूर। सर, अभी जैसे हमने बात की कि आपके लाइफ के इतने सारे रोल्स में से हर इंसान मल्टीपल रोल्स जीता है, तो आपको कौन सा पसंद है? तो सिर्फ अगर एक्टिंग की बात करें तो जहाँ आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, तो आपको पर्सनली कौन सा प्ले आपके दिल के सबसे करीब है, या कौन सा रोल करके आपको जेन्युइन सेटिस्फैक्शन, खुशी मिली? अभी जब साहिर या गालिब के बाद अखबार में दो यार जी, दोस्त जी। लोग हैं, छप भी जाता है, उसमें कहीं पे किसी ने लिखा था सुधांशु मणि वरिष्ठ रंगकर्मी, तो मैं और मेरी वाइफ बहुत आपस में हंसे कि अब देखो वरिष्ठ रंगकर्मी हो गया मैं। तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि मैंने बहुत से रोल किए हैं, ये तो हम जी। एमेच्योर टाइप का हमारा रहा है जी अपने क्लब में, अपने लोगों के बीच में। स्टेज पे पहले भी किया है मैंने, लेकिन अब ये कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल से जो लखनऊ में कर रहे हैं, इतना कंसिस्टेंटली तो कभी नहीं था। जी अब आपने पूछा रोल, तो मैं आपको बताऊं कि कोई अगेन एक कोई डायरेक्टर बुलाते थे हम लोग, वो जैसे बताता था वैसे कोशिश करते थे कर लिया जाए। मैं थिएटर देखने जाता था अक्सर शाम को काम के बाद जी कलकत्ता में। कलकत्ता में तो ये था कि आप कैलकाटा इंफॉर्मेशन सेंटर और वो रवीन सदन, उस एरिया में चले जाइए तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको, जी। बिना जानते हुए भी। या यात्रा देखने भी चले जाते थे, वो कौन सी जी। थी, लोअर चित्तूर रोड शायद, या खैर। तो वहां पे एक ग्रुप से दोस्ती हो गई, तो मैंने कहा भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। जी। वो कुछ देर टाल मटोल करते रहे, फिर उन्होंने कहा एक मौका आया है कि मैकबेथ करना है हमें, अच्छा। और अब मैकबेथ का रोल कर लो। मैंने कहा मैकबेथ का सीधे? बोले नहीं, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, करो। तो वो उन्होंने कराया। अब मैकबेथ का कैरेक्टर जो है, अब आप समझ लीजिए, एम्बिशन, गिल्ट, कंप्लीट कैरेक्टर है सर। गिल्ट, जी indecision, doubt, then ruthlessness, ट्रेचरस or in a way being guided by what his wife tells her, and wife का अपना bout of guilt, and she जी जी actually फ्रेंडशिप, commits बिट्रेयल, सब suicide. कुछ। जी Incidentally, मैकबेथ में शेक्सपियर के प्ले में ये कहीं नहीं दिखाया गया है कि उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ कैसे मरी। ये खबर आती है कि वो मर गई, हाँ सुसाइड ही था, Suicide ही लेकिन था। उसको उसका उन्होंने शेक्सपियर ने वो अवॉइड कर दिया है। वो सीढ़ी से गिर गई या बाहर चली गई और ठंडक में आके, जो भी हो। एक्चुअली इट वाज आउट ऑफ गिल्ट। हाँ जी जी। जी तो अब वो डायरेक्टर ने जो मेरे ऊपर मेहनत की है, कई लाइंस देखिए ना। अब ये एक लाइन है कहीं पे, जब मैकबेथ को पता लगता है कि डंकन ने मैल्कम को उत्तराधिकारी successor बनाया, जी। इसको नहीं तो ये एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि ये ही वॉज अ गुड वॉरियर। बिल्कुल तो इसको लगा था कि हक तो मेरा है। जी उस समय एक लाइन आप बोलनी थी जिसपे मुझे 100 बार कराई गई मुझसे। वो कहता है कि स्टार्स हाइड योर लाइट, स्टार्स हाइड योर लाइट, या हाइड योर फायर, लेट नॉट लाइट सी द डीप एंड ब्लैक डिजायर्स इनसाइड मी। मतलब ऊपर से आप बने रहो और अंदर क्या है मेरे इस समय काला, वो ना जी। दिखने दो। अब इसमें बड़ी मेहनत की। या एक बार लेडी मैकबेथ को कहती हैं कि भाई बाहर से तुम बहुत काम और सिविलाइज बने रहो, अंदर ये मत भूलो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाके डंकन को चाकू मार के उसको खत्म करना है।
कि तो लुक इनोसेंट लाइक अ फ्लावर, बी द सर्पेंट बीनीथ इट और अंडर इट। मतलब ऊपर से फूल की तरह दिखो, अंदर वो जो सांप है उसकी तरह रहो। अब ये लेडी मैकबेथ बोल रही है, मुझे उस पर रिएक्ट करना है, या वो पहली वाली मुझे बोलनी है, इसके ऊपर जो जो गुर सिखाए उसमें तो भूल भी गए। तो आनंद बहुत आया वो करने में, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था। तो मैं तो कहूंगा कि सबसे अच्छा रोल वही मैकबेथ का ही किया मैंने, जो उस समय मैं क्या, मेरे ख्याल से 82 यानी 22 या 23 साल का था मैं। सर आपने मेरी उस बात को वैलिडेट कर दिया। मैं भी जब शेक्सपियर की बात चल रही थी तो यही कहने वाली थी कि सारे इमोशंस अगर हमें कहीं कंप्लीट पैकेज देखने को मिलता है तो शायद मैकबेथ प्ले में जितने इमोशंस हम अपनी लाइफ में जी सकते हैं सारे उसमें दिखते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही, हर तरह के एक कैरेक्टर में ही बहुत से मिल जाएंगे आपको इमोशंस, और मल्टीपल कैरेक्टर्स के बाद तो बात ही क्या है। और शेक्सपियर तो एक ही बात को कोई सब्जेक्ट ले में दोनों बात कर सकते हैं, उसके फेवर में भी अगेंस्ट, बिकॉज शेक्सपियर नहीं बोल रहे हैं, कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। सही है, तो एक राइटर की तो सबसे बड़ी गालिब की तो मतलब मजबूरी थी कि उसको अपना इमोशन सामने लाना है। जी। तो लेकिन फिर भी कैसी कैसी सिचुएशन भी गालिब क्या क्या बात करके चले गए। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे। यही तो ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद। अब आप देखिए ये बात जी किसी और ने क्यों नहीं कही, ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, यारब अगर इन करदा गुनाहों की सजा है। मतलब जो गुनाह किए हैं उनकी सजा है, तो जो नहीं किए उनका उसकी दाद मिलनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं रीडर से गुजारिश करूंगी कि वो आपकी बुक्स पढ़ें, कि जितना डीप स्टडी आपने करी है लोगों को इजी वे में मिल जा रही है बुक के शक्ल में, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो आप लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे आपके सब बुक्स के। हाँ, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा मैं कि कुछ इतनी बड़ी चीज है, लेकिन हाँ ठीक है, एक कोशिश जितना हो सके की गई है। आपने लिखा है तो पहुंचनी चाहिए मेहनत लोगों तक। सर जैसे अपनी आपने लिखने की बात की कि आपका अभी थिएटर से और लिखने से आपका जुड़ा है, तो आपने अभी तक कितनी किताबें लिखी हैं सर, किस बारे में रही हैं वो अधिकतर? पहले देखिए, मेरा विजुअल आर्ट्स में शौक रहा जी, मतलब करना नहीं आता मुझे ये सब पेंटिंग्स, आप देखें मुझे शौक सिर्फ एक्वायर्ड टेस्ट, वो कोई नेचुरल भी नहीं था, कोई ऐसा कोई तालीम तरबियत भी नहीं हुई है इस एरिया में, तो आप कह सकती हैं एक मैन्युफैक्चर्ड टेस्ट। तो विजुअल आर्ट्स को प्रमोट करने का एक, चूंकि सर्विस में थे, मींस थे, तो बेंगलोर में कई वो किए हम लोगों ने आर्ट वर्कशॉप, और स्टेशन पे जी अच्छे आर्टिस्ट को बुलाया कर्नाटक के और तमिलनाडु के। उन लोग का जो आर्ट वर्क था वो 2-3 ये वर्कशॉप्स करने के बाद वहाँ एक गैलरी खोली स्टेशन पे, अभी भी है, वो किस हालत में है मुझे नहीं पता। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस रहा विजुअल आर्ट को प्रमोट करने का, म्यूरल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, उसको एक क्रोनिकल किया था। ये किताब इनफैक्ट क्या होगी शायद जी, तो ये पहली किताब, एक कोलीग है लिली पांडे हमारे साथ, हम दोनों, तो ये पहली किताब हम लोग ने लिखी थी, आर्ट एंड रेलवेज द बैंगलोर सागा। एक कॉफी टेबल किताब है। जो कॉम्बिनेशन लोग सोच भी नहीं पाते वो आपने क्रिएट किए हैं, आर्ट एंड रेलवेज। नहीं देखिए, ये बहुत ही पसंद है मुझे, ये जो इसकी कवर पे ये जी बिल्कुल पेंटिंग है। तो फिर ये काम बर्लिन में भी थोड़ा बहुत किया मैंने, 3 साल मेरी पोस्टिंग थी, लेकिन वहां उतना अच्छे से नहीं कर पाए, मींस की कमी थी। लेकिन बैंगलोर में ही फिर एक फैक्ट्री में पोस्ट हुए हम, और फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यहाँ ये कंटिन्यूड रखा हमने लगातार। आईसीएफ में 12 आर्ट कैंप्स कराए, और वहाँ म्यूजियम में एक अलग गैलरी बनवा दी आर्ट वर्क की। इस पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर 4 किताबें लिखी मैंने, इसके बाद 3 और एक जो ग्रीन इनिशिएटिव आईसीएफ को कार्बन न्यूट्रल बनाना था, बल्कि कार्बन नेगेटिव हो गया, यानी जितनी वो एनर्जी कंज्यूम होती थी आईसीएफ में, उससे ज्यादा रीजनरेटिव मीन से प्रोड्यूस करते थे, विंड मिल और सोलर, इन सबसे। तो इस पूरी जो ग्रीनिंग ऑफ द फैक्ट्री, वो उसमें एक और किताब हमने उस समय एक लिखी, वो कोलीग के साथ, इसका नाम था ग्रीनिंग ऑफ ए फैक्ट्री, वर्डन मेकओवर ऑफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एंड इट्स हैबिटेट। ये एक और रही। तो ये 5 किताबें तो ये हो गई। इतना डिजाइन इसका कवर है सर, ग्रीनरी लाइक
टाइटल पढ़ने से पहले वो पता एक है कि लेक समथिंग वहां पे अबाउट। थी, उसको रिवाइव किया हम लोगों ने, जो मर रही थी लेक। जी, जी। इस साल से वो सारा कूड़ा कचरा जाता जी, था, जी। इज टू स्मेल टू सेवेंथ हेवन। यहाँ तक कि कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने थी, पर आगे इतनी झाड़ी वगैरह थी, कई जीएम आए गए, उनको पता भी नहीं रहा कि यहाँ एक लेक अरे है। तो उसको रिवाइव किया हम लोगों ने, जी। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कम्युनिटी एफर्ट से, और बड़े लोग सामने आए करने। जी। फिर रिटायरमेंट के बाद जो ये कहानी थी ट्रेन 18 की, यानी वंदे भारत की, ये आप देखें कि लाइमलाइट मुझे बहुत मिल गई, जी। जो लीडर को मिलती है, चाहे लीडर का रोल लिमिटेड हो या एक्सपेंसिव हो। सही, अभी लेकिन एक बड़ी कोर टीम थी उसमें, जी। बहुत ही कमिटेड लोग थे, दे रिमेन्ड अननोन एंड अनसंग। तो एक तो इस पूरी कहानी को ये कैसे बनी 18 महीने में, इसको नरेट करना, इसीलिए सर तो इसका नाम इसको पहले ट्रेन रिकाउंट 18 करना, था। और इन लोगों को, जो टीम के मेंबर्स को, बाय कॉलिंग आउट देयर कंट्रीब्यूशन, उनको ड्यू क्रेडिट देना, ये मुझे लगा कि शायद मेरा काम है। जी। तब मैंने ये किताब लिखी, इसका नाम है माई ट्रेन 18 स्टोरी। सर अच्छा, 18 का मैं अभी रीजन पूछने जा रही थी, आपने उसका आंसर खुद ही दे दिया। शायद 18 मंथ्स में डिजाइन हुई है। एक्चुअली वो 18 इस वजह से नहीं था, 18 था इसलिए कि मेरा रिटायरमेंट था दिसंबर 18 में। ओके। और ये था कि भाई प्रोजेक्ट तो तब तक कंप्लीट नहीं होगा, तो अगला लीडर अबैंडन ना कर दे। किसी ने हम लोग को कहा तो नहीं था कि बनाओ, हम लोग खुद मांग के लाए थे जी, मशक्कत करके। और तो प्रोजेक्ट कहीं डोल्ड्रम्स में ना चला जाए, ये जरूरी था कि मेरे रिटायरमेंट से होने से पहले बन जाए। जी। तो सबको याद रहे कि ये मेरे रिटायरमेंट के पहले निकल जानी है, इसलिए उसका नाम हम लोग ने रखा था एक ट्रेन 18, मतलब 2018 में निकल जानी चाहिए। जी, तो डेडलाइन। अब वो किस्मत की बात है कि वो 18 महीने में ही बनी। जी। और लिविंग अप टू इट्स नेम वंस अगेन। तो ये मेरी फिर छठी किताब हुई। जी। इसके बाद एक जो मैंने जैसे गालिब के बारे में बताया, मुझे लोगों तक पहुंचाने, एक मेरे मन में और था कि शेक्सपियर के सारे प्लेज पढ़ डाले थे मैंने। मेरे ख्याल से 37 या 39 प्लेज हैं। जी, 2-4 को छोड़ के सब पढ़ डाले थे, 2-4 ऐसे थे शायद बीच में छोड़ दिए हों। जी। पर एक तकलीफ थी उस समय कि ये इतनी मोटी कंप्लीट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर था वो मेरे पास, लेकिन वो एलिजाबेथन इंग्लिश वो पूरी समझ में नहीं आती। जी। उसको एक तरह से ट्रांसलेशन साथ हो तो मदद होती है, तो वो ट्रांसलेशन फिर एक अलग इतना मोटा था। वो स्कूल में तो पैराफ्रेज के साथ आती है। वो 2 किताब पढ़ो, वो पॉसिबल नहीं था। जी। तो मुझे भी शेक्सपियर के हिसाब से भी लगता था कि इसके बहुत ही, दोनों गालिब और शेक्सपियर ह्यूमन इमोशंस को, अब वो लव, रोमांस, दे हैव गिवन रिच लिटरेचर, बट वो पहुंचा नहीं है लोगों तक। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो उनका इमोशंस थे, लव, रोमांस, ट्रेचरी, जेलसी, ये सारी चीजें इतनी बढ़िया निकल के आती हैं। तो इनकी 5000 मील अपार्ट, लैंग्वेज अपार्ट, 200 years अपार्ट, इनमें कोई सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी क्या है, इस पे कुछ काम किया जाए। तो बहुत, इंटरनेट तो इतना आसानी से मिलता नहीं था, तो ऐसा कुछ खास मिलता नहीं था। तो ये मन में था कि इस पे कुछ करेंगे, और खैर वो तो सर्विस में पॉसिबल नहीं था। जी। और रिटायरमेंट के बाद इस पे मैंने काम शुरू किया, कोई 2.5-3 साल। शेक्सपियर और गालिब को मिलाने एक कपलेट लेके, एक शेर लेके उसका इक्विवेलेंट ढूंढो शेक्सपियर के अंदर, जितना नियर इक्विवेलेंट या डायमेट्रिकली ऑपोजिट, कुछ समथिंग व्हिच यू कुड रिलेट टू। ये एक ग्रुप में जहाँ लाइक माइंडेड लोग थे वहां डालना शुरू किया, कोई 1-2 ब्लॉग में डाला, करते करते 6-8 महीने बाद लगा कि ये तो किताब की शक्ल में हो सकता है। सर, आई एम आल्सो लकी टू बी वन ऑफ द रेसिपिएंट्स। आप भेजते रहते हैं ब्लॉग्स। तो तब ये किताब जो है, तो ये शेक्सपियर एंड गालिब, कोलेशन बाय देयर सेल्फ स्टाइल्ड नेव्यू, ये किताब मैंने लिखी है। कोशिश की है कि कितना उनकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को, या एक इम्पॉर्टेंट 2 चैप्टर है इसमें कि कैसे शेक्सपियर हम लोग रोज बोलते हैं, जब अंग्रेजी बोलते हैं जी, हमें पता भी नहीं होता कि हम शेक्सपियर बोल रहे हैं। कितने वर्ड्स हमारे उनसे आए हैं, वर्ड्स, और उनसे ज्यादा इडियम्स, फ्रेजेस जी, इडियम्स एंड फ्रेजेस भरे पड़े हैं जी।
और उनको सिर्फ ये नहीं कि ये शेक्सपियर ने है कि उसको खोज के उसका कॉन्टेक्स्ट कि ये किस प्ले में कहाँ पे है, ज्यादातर प्लेस से ही है, सोनेट से नहीं है जी। और फिर कैसे उसकी मीनिंग बदली या सेम रही विद टाइम, तो ये एक चैप्टर उस पे है। और गालिब के बारे में ये क्या कि गालिब ने भी हर इमोशन कवर किया है। आप डे टू डे लैंग्वेज, अपनी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज को एम्बेलिश कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। गालिब के किसी शेर के मिसरे को साथ जोड़ दीजिए अगर आप, बिल्कुल, तो कहाँ पे क्या जोड़ा जा सकता है, वो एक चैप्टर उस पे मेरे है। ख्याल से अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे डेली एक्सपीरियंसेस, इमोशंस जो हैं हमारे, वो सारे कहीं ना कहीं इन दोनों के वर्क्स में आए हैं। मेरे ख्याल से और अगर हम इनको कोट करना शुरू करें तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। हम हर चीज में इनको कोट कर सकते हैं। मतलब मुझे इन्होंने इतना वाइड कैनवस में कवर किया है कि आपका हर इमोशन उसमें आई कहीं ना कोई कोट शेक्सपियर का कोई कोट या गालिब का कोई शेर कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। तो ये सीरियस काम मानूंगा मैं। स्कॉलर तो हूँ नहीं इनका, ना मैंने कोई इन लिटरेचर में ना कोई मेरी स्टडी हुई है बियॉन्ड कॉलेज। कॉलेज में भी एवरेज वर्जन भी पढ़ाए जाते थे शेक्सपियर के। उर्दू स्क्रिप्ट मैंने सीखी, फिर भूल गया क्योंकि टफ लगती थी, तो देवनागरी में ही उर्दू पढ़ने का काम रहा। अब रेख्ता जैसे रिसोर्स आने से आसान हो गया है कि आपका तलफ़ुज़ गलत ना हो। वो चूंकि डायक्रिटिक के साथ रोमन में रहता है या देवनागरी में जिसमें आप बिंदी लगा देते हैं नुक्ते की जगह, तो वो काम थोड़ा आसान हो गया है रेख्ता की वजह से। बहुत अच्छा रिसोर्स मानता हूँ मैं उसको। तो ये एक किताब रही। और तो कभी सर आपने इसमें पीएचडी करने का नहीं सोचा? नहीं, नहीं, इतनी रिसर्च तो आपने कर ही ली। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैं तो सिंपल ग्रेजुएट हूँ। तो मेरे को तो रिसर्च करने के लिए पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो वो भी कर डालिए सर। नहीं, ऐसा कभी ऐसा इच्छा नहीं आई कि नाम के साथ एक डॉक्टर? नहीं, नाम के साथ तो डॉक्टर इसलिए लग गया कि 2 यूनिवर्सिटीज में मुझे ऑनररी जब दिया तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये पहले तो आजकल लोग डॉक्टर की ये देने का बिक्री करते हैं, तो मैं तो दूर रहा कि ये सब नहीं चाहिए। दुकान खुल गई। बाद में पता चला कि नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये सिंसियरली देना चाहती हैं। तो मैंने कहा फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए कि ये मतलब ऑनररी है, ये यूज की जा सकती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आप यूज कर सकते हैं। कहीं कोई एकेडमिक परस्यूट की बात है, वहां आप इसको क्लैरिफाई आपको करना पड़ेगा कि ये HC डिग्री है, HC टाइटल है ये आपकी, एक्चुअली आप डॉक्टर नहीं है। तो PhD का तो कोई ऐसा इरादा नहीं आया। तो अभी सर कुछ ऐसा आपका जो लिखने में प्रोसेस में है, या फ्यूचर में कौन सी बुक्स का? तो ये तो सीरियस काम था। और एक आपने शायद पूछा भी पहले, वो इनका एक आजकल की डे टू डे सिचुएशंस पे, चाहे पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, इंडियन रेलवे जो मेरा प्रोफेशन रहा है वो हो, एयरलाइंस में बहुत कुछ होता रहता है, व्हाट्सएप पे क्या होता है, इन सब चीज पे ये दोनों आपस में बात करें। अगर आज ये होते तो कैसे बात करते, उनकी नोक झोंक, उनका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, तो वो एक मैं लिखता रहता था 2-3-4 साल से ब्लॉग में। वो भी एक किताब की शक्ल में छपने जा रहा है। मेरे ख्याल से इस अगले महीने तक छप भी जाएगा वो। उसमें हमने सिंपल उसकी टाइटल रखी है, फन विद अंकल शेक्सपियर एंड चचा गालिब। और दूसरी एक बहुत दिन से ये चैप्टर बाय चैप्टर रेलवे रिलेटेड एनेक्डोट्स एंड रेलवे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, गुड एंड बैड, largely critical, because I do believe that one can be critical only when one loves somebody or something. So मुझे भारतीय रेल तो मेरा प्यार है ही, तो I can afford to be more critical than others. तो उसमें critical ज्यादा है। लेकिन एक रेलवे मैन फॉर लाइफ करके एक किताब चल रही है 3 साल से, धीरे धीरे ऐड हो रही है। इस साल के अंत तक शायद वो भी एक पब्लिकेशन रेडी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट सर। और उसके बाद एक वो भी कुछ मिलता जुलता सब्जेक्ट है ये, डेटेड इंडस्ट्रियल और अदरवाइज मैनेजमेंट थ्रू व्हाट द पोएट्स हैव टोल्ड अस। तो वो गालिब शेक्सपियर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। तमाम पोएट्स जो बात कह गए हैं उसको कैसे आप मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, वो एक किताब, वो भी
शुरू हो गई है अच्छा धीरे-धीरे। पर्सपेक्टिव है सब, वो भी जी मैनेजमेंट में। हाँ, 2-3 चैप्टर मैं उसके लिखे विश की हैं। मैनेजमेंट स्टडीज में उसको करिकुलम में लगाया जाए आपकी। अरे नहीं सर, करिकुलम लायक नहीं सर, आपके है कि एक्सपीरियंस नहीं है अगर पता बच्चे नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? तो अब मैं क्या इसके बारे में नहीं बताऊं? सर, करिकुलम लायक तो आप जैसे लोगों का लिटरेचर सर अगर लोग पढ़ेंगे बच्चे तो आई थिंक वो ज्यादा वो उनके लिए मीनिंगफुल और रिलेटेबल नॉलेज रहेगी। जी, इसीलिए ऐसा मैंने वो करना। दूसरी किताब जो जी। फन वाली लिखी है, यही मेरा मतलब उसका इरादा यही था कि इससे इजी वे में ये सिखाना। हाँ ह्यूमर के ही जरिए अगर लोगों को गालिब शेक्सपियर में इंटरेस्ट पैदा हो तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं सर, इंटरेस्ट लोगों को रहता है बट कई बार लोग वही बात है कि अपना इंटरेस्ट उस तरह से कैसे जाहिर करें और कैसे उसमें करें वो नहीं समझ पाते हैं। जी तो सबके पास तो लिखने का और रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो आपने उनको एक रेडीमेड मटेरियल दे दिया। तो होपफुली वही गागर में सागर वाला हिसाब है, एक बुक में आपने कैसे इतने दो बड़े लेजेंड्स को जोड़ने की कोशिश की है। अरे ये तो इट इज जस्ट ग्रेजिंग द सरफेस जी। वाली बात है। ये दोनों जी। इतने बड़े लोग हैं कि इनका आप लिखते ही जाओ चाहे तो। लाइफ भर भी इनको पढ़ा मुझे जाए तो कम। सेटिस्फेक्शन यही है कि इन दोनों को रिलेट करके लिखने का काम बहुत ज्यादा मुझे कहीं दिखा नहीं। नहीं सर, शायद पहली बार आपने किया। नहीं पहली बार तो नहीं कहूंगा, छोटे छोटे आर्टिकल्स इधर उधर मुझे मिले जो बड़े स्कॉलरली भी थे। एक जो मैं नहीं हूँ और आम लोग नहीं है जो इंटरेस्टेड है, जी। तो मेरे को एक चीज लिखनी थी जो आम लोग जो जिनका इतनी कोई तालीम नहीं हुई है लिटरेचर जी, में जी। या इतनी पहुंच नहीं है वो भी पढ़ सकें। जी तो वैसा एक अटेम्प्ट रहा। बढ़िया सर। तो सर जैसे अभी आपने बताया आप ह्यूमर वे में आप लिख रहे हैं, लेकिन जितना मैं आपसे मिली हूँ, जितना आपको जानती हूँ सर, आपका डिमेनर और पर्सनालिटी बड़ी सीरियस सी है। तो कितना पर्सनालिटी में आप अपनी कॉम्बिनेशन बताएंगे, कितना परसेंट आप सीरियस हैं, कितना आप ह्यूमरस हैं? लाइक कहाँ आप नहीं, बैलेंस ऐसा कैसे नहीं, क्रिएट मेरे करते हैं ख्याल सर? से देखिए गुड नेचर्ड ह्यूमर जी, वो भी बड़ा सीरियस, वो भी एक सीरियस व्यक्ति ही ला सकता है जी जी सर। बहुत जरूरी चीज है वो। जी Even if you're laughing at the cost of somebody else, nothing wrong in it, as long as you're not insulting somebody. जी तो ह्यूमर बड़ा जरूरी है लाइफ में। सीरियस मुद्दे हैं अगर तो उसमें सीरियस होना ही चाहिए। जी तो अब ये परसेंटेज में तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन दोनों की बड़ी अहमियत है। जी जो सीरियस मुद्दे हैं उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और आजकल देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं उसमें एक सीरियस डिस्कोर्स जरूरी है जो आपका अपना हो, जी ड्राइंग अपॉन वेरियस नैरेटिव्स। और ह्यूमर तो जी। किसी भी सिचुएशन के लिए लाइफ में अच्छा है। तो मतलब सीरियस चीज बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए और ह्यूमर को सीरियसली लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बैलेंस मतलब अगर बहुत कोई बात सीरियस है उसको आप ह्यूमर सरकाज़्म आप कर सकते हैं, जी बिकॉज सरकाज़्म इज अ वे टू शो दी इसमें आपने कह भी दी और नहीं भी non-serious कहा। discourse which is taking place on serious matters. जी ह्यूमर उसमें ठीक नहीं होगा। जी जी वो तो मजाक उड़ाने वाली और बात है। जो या और बाकी रोज की तमाम चीजें हो रही हैं उसमें से अगर आप ह्यूमर निकाल सकें, कुछ कॉमेडी बना सकें कुछ सरकाज़्म के साथ, तो जैसे भी वो रिसेंटली एंटरटेनिंग भी मैंने है, उसमें मैसेज भी जाता है। इंटरव्यू देखा था जावेद अख्तर साहब का, तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर का कंपैरिजन किया था एयरबैग से, कि जो एयरबैग्स होते हैं आपकी गाड़ी में हाँ, वो हाँ। स्मूथ रोड्स के लिए नहीं बने हैं। तो आपकी लाइफ में जब स्मूथ टाइम चल रहा है तब उसके लिए ही सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, जब अप्स एंड डाउन आते हैं उस समय अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं तो आपके लिए लाइफ फेस करना ये इजी हो जाता है। बहुत अच्छी तो सिमिली दी है उन्होंने सेंस ऑफ कहा है। जी तो सही, जैसे आपने अभी जैसे बताया कि आप ह्यूमरस और सीरियस का कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं, तो आप कैसा चाहते हैं लोग आपको कैसा जाने, एज अ सीरियस पर्सन, एज अ फन लविंग पर्सन, या एज अ ह्यूमर लविंग पर्सन, नहीं या एज अ पर्सन हु कैन ये- बैलेंस बोथ द थिंग्स? मैंने कहा ना आपको कि जहाँ पे संजीदगी चाहिए जी वहां आप उसको लाइटली लेने बात वो भी गलत है, जी और हर चीज में आप संजीदा रहें ये भी ठीक नहीं ये है, भी ठीक नहीं है। क्योंकि हंसी मजाक बहुत जरूरी है। जी तो मैं तो यही कहूंगा कि दोनों का एक मिली जुली बात रहे जी। तो बहुत अच्छा है। सर अभी जैसे आपने कहा कि सीरियस डिस्कोर्स जो चल रहे हैं देश में उनके बारे में सीरियसली बात होनी चाहिए, तो उससे मुझे याद आया, मैं इंटरनेट में जब आपके बारे में देख रही थी तो कुछ आजकल जो चल रहा है पॉलिसीज कंपनीज की, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम आ रहे हैं कि उसमें रिलीजन को लेकर या हैरेसमेंट को लेकर काफी मुद्दे ओह। उठ रहे हैं। तो कभी आपके लीडरशिप टाइम में कुछ ऐसा आपके फर्म में हुआ? और नहीं, इस पे तो मैंने लिखा भी जी
देखिए हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क जी। प्लेस मेनली इसकी शायद आप बात कर रही जी। हैं। ये इस पे कानून आ गया, एक विशाखा कमेटी, और वो भी अब आजकल वो नया जो बन गया है, क्या नाम, पॉस्को, पॉश नहीं लॉज वो तो वगैरह, बच्चों का है, वो दूसरा एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, जी, जो जी, कानून, वो सब कुछ प्रोविजन है, लेकिन जी। होता क्या है, हमारी सोसाइटी का अभी डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि जो विक्टिम है उसके ऊपर तमाम प्रेशर आ जाते हैं कि इसको रफा दफा किया जाए, और वो बेचारी परेशान होके फिर कहती है कि चलो ठीक है हो जाए। उसी को गिल्ट होने लगता है कि क्यों कंप्लेन किया। तो वो जो परपेट्रेटर है वो यूजुअली बड़े लाइटली छूट जाता है। जी। ये रोज का एक्सपीरियंस है मेरा। और ये विशाखा कमेटी में हालांकि लेडीज होती हैं, फिर भी वही मैंने कहा सोशल प्रेशर की वजह से वो लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं जाता है। जी। मैंने ये कहा कि जैसे आईसीएफ में जब मैं हेड था कि भाई मुझे पता लगेगा अगर कहीं कि ऐसा कुछ हुआ, और पता लग जाता है मुझे या मेरे अफसरों को, जी। छुपता नहीं है, तो हम तो 4 घंटे हमें चाहिए ये पता करने को कि भाई जेन्युइन है कि नहीं कंप्लेंट। फॉल्स भी आ सकती है, आई भी थी एक, बिल्कुल। पर उसमें कोई इंक्वायरी नहीं करनी है आपको। कीपिंग योर ईयर टू द ग्राउंड, कीपिंग योर आईज ओपन, आपको 4 घंटे में पता कर लेना है, और पता लग सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और जब पता लग जाए कि ये जेन्युइन है कंप्लेंट, तो भारत सरकार ने आपको पावर दिया है, हर अफसर को दिया है लेवल के हिसाब से कि एम्प्लॉय किस रेंज का है, जी। कि आप ये रिकॉर्ड कर सकें अगर कि इंक्वायरी जरूरी नहीं है या इस वजह से नहीं हो सकती, तो आप उस आदमी को बर्खास्त कर सकते हैं, इसको 14(2) बोलते हैं जी। आप उसकी नौकरी ले सकते हैं। तो मैंने कहा हम तो यही करेंगे, और 4 लोगों की नौकरी ली हम लोगों ने, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, वो कोई करता नहीं है, कभी इस्तेमाल होता नहीं है जी। और ये भी मन में था कि हो सकता है कोर्ट से जीत करके आ जाए, क्योंकि आप एक हाई हैंडेड इन अ वे डिसीजन ले रहे हैं। जी। लेकिन मैंने कहा मैसेज जरूरी है, तो 4 लोगों को निकाला जी। और लोग अवाक रह गए कि ये क्या हुआ। जिस दिन पता लगा उसी दिन शाम तक या अगले दिन सुबह तक आदमी को बाहर कर दिया। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी अमंग दी फीमेल एम्प्लॉइज की भाई ये चीज जो है लाइटली नहीं लेगा एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बड़े फायदे हुए। फिर वो लेडीज को लगा कि भाई हम भी इक्वल एम्प्लॉइज हैं, और दे वर एम्प्लॉयड लाइक फिटर्स, टेक्नीशियंस, बट बीइंग यूज्ड लाइक हेल्पर्स। वो आगे आई, उन लोग ने अलग ग्रुप बना के आदमियों से बेहतर काम किया। और मैं अक्सर एक तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पे लेडी एम्प्लॉइज ने मिलके वो पूरी रेलवे कोच का फैब्रिकेशन थ्रू हैवी फिटिंग लिफ्टिंग करने का काम किया। तो ये बड़ा जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 21वीं सदी में इफ इट डज नॉट ट्रीट women as equal partners, not lip service, genuinely equal, तो उसका फ्यूचर ब्लीक है। धीरे धीरे ये आता जाएगा, मुझे उम्मीद है। इसीलिए मुझे ये टीसीएस वाले इंसिडेंट के बाद मैंने इस पर बड़ा स्ट्रांगली लिखा। कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आया, हाई हैंडेड भी लगा, लेकिन एक टाटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हो रहा था। अरे इसका जो रिलीजियस एंगल है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जी जी, क्योंकि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे पता नहीं। वो तो सर कभी कभी लोग न्यूज में आने के लिए भी कर देते हैं, क्योंकि आजकल देखिए हर चीज को ट्विस्ट कर देते हैं। लेकिन हैरेसमेंट हो रहा था लेडीज का, ये तो डिनाई नहीं कर रहा है कोई जी। और वो जो हैरेसमेंट हो रहा था वो टाटा जैसी कंपनी में सालों से चल रहा था। ये तो कमाल की बात हो गई कि आपका कैसा मैनेजमेंट है कि आपको पता तक नहीं लगा। और जब ये हो गया तो उसके बाद आपने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या क्या करके अपॉइंट कर दी है। एक रिमॉर्स जो होना चाहिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो भी नहीं दिखा जी। इसलिए मुझे लगा कि इस पे स्ट्रांगली लिखना चाहिए और मैंने लिखा। तो उससे यही लगता है ना सर कि अगर न्यूज में नहीं उछला होता तो शायद आप कुछ करते भी न्यूज बारे में। आपने यही लगता है, यही लगता है कि आप फिर इसको कारपेट में दबा देते हो। टाटा जैसी फॉर्मेलिटी से आपने कुछ एक कंपनी एथिकल गवर्नेंस के बारे में मशहूर है, अगर कोई ऐसा का दूसरा नाम टाटा एक तरह तो से बाकी जगह क्या होगा। ये इसीलिए बड़ा डिस्टर्बिंग था जी। तो स्पेशली ये हैरेसमेंट ऑफ विमेन वाला बात, जो रिलीजियस एंगल है उसमें मैं नहीं बोलूंगा कुछ, क्योंकि सच अभी सामने आया नहीं है उसमें। जब तक सब बिल्कुल हमारे सामने फैक्ट्स ना हो हमें नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज फिर वो आपकी बात को ट्विस्ट करके किसी तरह से कैसे पहुंचाया जाएगा कहाँ पर, तो उसकी
सर तो काफ़ी हद तक मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद हल हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके बारे में या जो आपने जो पाथ ब्रेकिंग काम किए लोगों को पता भी नहीं होंगे इस बारे में। और ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं सर, जैसे हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब तक तुरंत जस्टिस नहीं होगा तब तक गलत आदमी को एक मैसेज नहीं जाता है, वो सोचता है कि आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग। जी बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी था कि आपने क्विक एक्शन लिया, तो उससे लेडीज ये पावर अवेलेबल है किसी भी चीज के लिए, लेकिन जी पूरे टेन्योर में आईसीएफ में मैंने शायद सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे ये यूज किया, जी क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ मॉरल जो स्टैंड पॉइंट से हम लोग स्ट्रांग हैं। जी इसलिए वो लीडर का ही एक वो जाता है ना पर्सपेक्टिव बाहर, जो आपका पर्सनल होगा वही आप उसमें आप अब बिलीफ कह सकते कंपनी हैं की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होगा। जी। और शायद इसीलिए से ज़्यादा धक्का लगा टाटा का वो सुन के, क्योंकि हमारा दिमाग शुरू से बचपन से सुनते हैं टाटा इज द नेम ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड बिल्कुल सेफ्टी। बिल्कुल, तो वहाँ बिल्कुल पर इस तरह से होना बहुत ही डिसइल्यूजनमेंट वाली बात थी। बिल्कुल। तो सर आप आज के जैसे अब जो लोग ऐसे थिएटर और इंजीनियर और हर चीज़ में आपका दखल रहा है, तो आप आज के यूथ को इन जनरल क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो एक्टर एक्टिंग फील्ड में या थिएटर में आना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है थिएटर में आने के लिए? दो तीन चीजें हैं, जी कुछ शेर व शायरी के जरिए बता देता हूँ। एक तो जी, देखिए बिल्कुल। आज के यूथ को हम लोग जो नॉट हैविंग लिव्ड ड्रीम्स वाला लाइफ, उनको कहते हैं कि जाओ अपना, आजकल जमाना बदल गया है, लिमिटेड फील्ड नहीं है, अपना जो जी, भी जी। व्हाटएवर इज योर ड्रीम यू गो एंड लिव दैट ड्रीम। जी सही बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई एक दो चीज, चार चीज ऐसी हैं जो उससे ज्यादा जरूरी है किसी भी ड्रीम से। वो आपकी फैमिली है, आपका हेल्थ है, जी आपकी स्पिरिट है, आपके दोस्त हैं। मस्ट मेक श्योर कि वो आपसे ना बिछड़ें। जी फिर ड्रीम को मरने मत दीजिए, कहीं कोने में पड़ा रहने दीजिए। जब मौका आए तो उस समय देन रिमेंबर दीज वंडरफुल वर्ड्स ऑफ पीपल्स प्रेसिडेंट जी एपीजे अब्दुल कलाम साहब कह गए, एंड द ड्रीम इज नॉट द थिंग दैट यू सी इन स्लीप बट इज द थिंग दैट डज नॉट लेट यू लेट यू स्लीप। स्लीप। जी तो वो दो चीज है कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाके मगर रहा ना करो। लेकिन तो वो एक चीज हो गई, लेकिन जब आपको मौका मिल जाए, देख उसको सुबह जब आंख खुल जाती है सुबह, क्या बताऊं क्या कयामत मुझ पे लाती है सुबह। वाह जब मौका आ गया उसके बाद आपको फिर सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने ना दे, यानी कि आप अपना सब कुछ उस पर लगाइए। तो एक तो ये चीज, और Passion. दूसरा ये एम्पैथी की बड़ी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो एम्पैथी को अगर मोहब्बत के टर्म में एक्सप्रेस करें तो ये इस शेर से जिगर मुरादाबादी ने बड़ा अच्छा कवर किया है कि एक लफ्ज से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। तो वो हमेशा एम्पैथी ख्याल में रखिए, आप जितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, वो जरूर होनी चाहिए। और तीसरी एक आखिरी चीज वो ये है कि बहुत सी चीजें हमारे देश में काम नहीं करती। अभी बाहर निकल जाइए, ट्रैफिक बहुत खराब, ड्रेनेज नहीं है, ट्रैफिक सड़कें ठीक, मतलब आपके कंसर्न्स इतने ज्यादा हैं कि आप उसमें ही गो हो जाते हैं। जी ख्याल ये रखना है कि भाई ये तो है, किसी ना किसी का काम है, वो करेगा। आप कंसर्न जरूर रखिए एज ए सिटीजन, लेकिन वो कौन सा दायरा है, वो कौन सा सर्कल है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं बिना दूसरे की तरफ उंगली उठाए, वो ध्यान में रखिए। तो बहुत कुछ हो जाएगा देश में। ये फराज साहब कह गए हैं कि शिकवा जुल्मत शब्द से कहीं बेहतर था। शिकवा कंप्लेंट जुल्मत शब इवनिंग, आपके व्यूअर्स के लिए मैं ऐसा बता दूं, तो शिकवा जुल्मत शब्द से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक क्षमा जलाते जाते। तो मतलब डार्कनेस तो चारों ओर है, कब तक उसको कर्स करिएगा, पर अपने आसपास एक अगर आप कैंडल जला सकें थोड़ी बहुत। तो ये दो तीन चीजें यूथ के लिए कहा जाए, वरना ऐसा कोई मेरा ज्ञान नहीं है कि सबको मैं गाइडेंस दूं, लेकिन ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं और हमेशा
आपको इससे फायदा ही होगा अगर आप इसको फॉलो कर बिल्कुल पाए। और सर। कोई जरूरी नहीं है आप पूरा फॉलो कर लेना, मैं कर पाया हूँ, शायद ना आप कर पाएंगे, लेकिन जितना हो अगर सके। थोड़ा बहुत भी अगर कर लें तो जी बहुत जी, है। जैसे एम्पैथी, जी अब ये इतना आसान नहीं है, कहने में आसान है, जी जी कहने को हमने कह दिया कि बिल्कुल। पहले तो जमाना है, लेकिन जितना हो बहुत सके सही, उतना बिल्कुल। कोशिश की जाए तो उसका डिविडेंड बहुत अच्छा मिलेगा। सर मैंने एक एनेक्डोट कहीं पढ़ा था कि एक पेंटर ने एक पेंटिंग बना के जब रखी तो उसने इनसे लिख दिया कि इसमें आपको कहीं भी कोई कमी दिखे तो एक निशान लगा दीजिए। तो अगले दिन उसने आके देखा उसमें हजारों निशान लगे हुए थे। तो लेकिन अगले दिन उसने अपने दोस्त से कहा, काफी फ्रस्ट्रेट हो गया कि अगर इतनी गलतियां थी तो मैंने पेंटिंग कैसे बनाई। तो उसके दोस्त ने उसको कुछ आइडिया दिया, उसने वहां लाइन चेंज कर दी, तो अगले दिन उसको कोई निशान नहीं मिला। तो उसने लिखा था आपको जो कमी लगे उसको दुरुस्त कर दें, तो दुरुस्त कर कोई निशान नहीं लगा उसमें, उसमें किसी को कोई कमी नहीं लगी। बहुत अच्छी बात। तो शायद मेनली आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ठीक नहीं कर सकते हैं उसको तो उसके बारे में कंप्लेन करते रहने का कोई मतलब नहीं है। आप हाँ, अगर आपके बेहतर है कि अख्तियार आप में नहीं है तो उसको भाई, हर चीज आप गिवन ले लीजिए, सड़क खराब है सामने की तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, तो फिर कंप्लेन उसको भी मत छोड़िए, जी। कंप्लेंट कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उसके उसमें जाके परेशान मत रहिए कि यहाँ की सड़क खराब है। ऑफिशियली कंप्लेन रजिस्टर कराना अलग बात है, बट क्रिबिंग करते रहना, कंप्लेन करते रहना, बुराई करते रहना, वो नहीं लाना चाहिए। या बिल्कुल, या चारों ओर गंदगी है ये वो, अरे तो भाई आपके इंडिया बहुत सामने जो गंदा जगह है, है वो क्या आपने सही साफ बात रख है। रखी है। तो इफ एवरी पर्सन स्वीप्स आउटसाइड हिज गेट देन द होल वर्ल्ड विल बी क्लीन वाली बात है। सर जैसे अभी पेंटिंग की और सफाई की और उसकी बात है, मैंने पेंटिंग का एनेक्डोट में जिक्र किया, तो उससे ध्यान आया कि हम जहाँ बैठे हैं कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, हम मनीज आर्ट गैलरी में बैठे हैं, तो इस बारे में बताइए सर, ये कब कैसे बना? और नहीं, ये है, दो चीजें हैं। एक तो हम, मुझको भी और मेरी वाइफ को भी अपने घर में कोई बड़े क्रिस्टल और ये चमकदार ये सब लगाने का कोई शौक नहीं है। जी वो अपने वेदर में धूल इकट्ठा करता है, उसको रोज सफा करो वो। जी लेकिन हम दोनों को एक शौक है विजुअल आर्ट का, अच्छी पेंटिंग। तो जी हम लोग घर में भी डेकोरेशन में कोई आप डेकोरेशन नहीं पाएंगे हमारे घर में, सिर्फ दीवार पे पेंटिंग्स लगी पाएंगे। जी तो वो कलेक्ट करते रहे, जितनी अच्छी लगती थी, सब बड़ी महंगी भी होती थी, तो जी। अपने अपने औकात के हिसाब से जितना कर पाए वो जी करते रहे, वो जमा होती गई। तो जिस फ्लैट में रहता हूँ मैं, उसमें इतनी जगह नहीं सब लग सके। ये जहां हम लोग बैठे हैं ये मेरे पेरेंट्स का घर था जी इंदिरा नगर में, और वो दोनों 2019 के एंड में मदर और 2020 के शुरू में फादर वो गुजर गए कोविड के पहले। तो ये मेरे ब्रदर और सिस्टर दोनों बाहर हैं, अब यूएस सिटीजन हैं। तो जी। 3 हम लोग के नाम हुआ ये घर। जी तो ये हुआ कि अब इसको डिस्पोज कर दिया जाए, क्योंकि हम तो फ्लैट में रहते थे, इस सोच विचार में ही थे। तो मेरे को कुछ मन माना नहीं, क्योंकि यहाँ रहे हम लोग, यहाँ से भी मेमोरीज है। बचपन तो इसको हम लोग ने ऑल्टर करके थोड़ा नीचे थोड़ी जगह बढ़ा के गैलरी नुमा बना लिया, और वो जो पेंटिंग लग नहीं पा रही थी उनको लगा दिया यहाँ पे। जी और एक छोटा सा स्टेज बना के ये हुआ कि यहाँ पे नशेस वगैरह कुछ, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम, कोई गोष्ठी, कोई बातचीत, ये सब होती रहे, तो एक मेंटल स्टिमुलेशन भी चलेगा। बहुत सारे इवेंट्स तो मैंने अटेंड करे हैं। तो ये जी, तो ये एक सिलसिला फिर चालू हो गया। जी तो वो फिर इरादा इसको बेचने वगैरह का निकल गया। ये पेरेंट्स की तस्वीर यहाँ लगी है, जी, जी। उनकी याद भी हो जाती है, और यहाँ आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। तो और बहुत ज्यादा ये काम आया अभी, जो कि इंटेंडेड नहीं था। ये जो 3 शो हो गए हमारे, एक आजकल जो करंट है, गालिब, साहिर और जगजीत सिंह जी, तो इनका रिहर्सल के लिए एक जगह चाहिए होती, तो जी। सब रिहर्सल यहाँ होते हैं, तो बहुत काम आई है। देखिए ये जो जगह है बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कथक के लिए जगह काफी जरूरत रहती है। वो 6 डांसर्स हैं उसमें गालिब के, और साहिर में 3 स्टेज फोकस है, चलते हैं जी। वो सब यहाँ पे हो सका संभव, तो फिर काफी काम आई है जगह। तो हर तरह के आर्ट को यहाँ पे अपने प्रमोट जी, मेरा मतलब उसका उपयोग यहाँ पे पे कुछ नहीं, मतलब कोई हमारा कमर्शियल पर्पस है नहीं इसमें, ऐसी कोई खास कोई माली हालत ऐसी नहीं है कि ऐसी चीज से कोई पैसा कमाया जाए। जी। तो ये फ्री ऑफर करता हूँ मैं, जो भी यहाँ पे कुछ करना चाहे, और अपनी तरफ से भी। ऐसा भी नहीं है सर आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, आप इतनी ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं और इतने बेस्ट विशेस, इतने सारे आर्टिस्ट। सर आर्टिस्ट तो सबसे पॉजिटिव लोग होते हैं, और पॉजिटिव लोगों से जुड़ के आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, और ये चीज से ग्रो करती है। कुछ यंग आर्टिस्ट, स्पेशली थिएटर वाले, जी, जिनको एक रिहर्सल की जगह चाहिए होती है,
जी हम लोग के अपने रिहर्सल छोड़ के 3-4 बार ये हो चुका, वो जब यूज करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जी कम से कम किसी काम आ रही है ये जगह। बिल्कुल सर। और अब मुझे याद आ रहा है, शायद हमारी पहली बातचीत भी इसी को लेकर हुई थी। मैंने आपसे एक गोष्ठी में परमिशन ली थी इसको यूज करने के लिए, एक इवेंट के लिए, क्योंकि मुझे जी, ऑर्गेनाइज जी, करना था बहुत एक इवेंट। पुरानी बात हो गई तो थी। किसी ने मुझे बताया था कि आपका एक घर है जो आप इस तरह के लिए आप हाँ, देते हैं यूज के लिए। तो सर उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। और काफी सारे नहीं। हमारे इवेंट्स यहाँ पॉसिबल हो पाए, और एज ऑडियंस भी और एज ऑर्गेनाइजर एक भी मैंने हमारे बहुत सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी के 2 चेले हैं, थिएटर चेला में। चेली, जी जी शिवंगी और अनंत। जी बहुत अच्छे एक्टर हैं दोनों। उन लोग ने एक प्ले करना था, इटालियन प्ले का ट्रांसलेशन था वो, दहाड़ उसका नाम है। जी वो 2-3 बार देखा मैंने स्टेज पे भी। उसने अप्रोच किया, रिहर्सल के लिए जगह चाहिए थी उसे, तो यहाँ किया रिहर्सल उन दोनों ने। तो उसी समय से मुझे लगा कि ये चलो इसका ये काम भी आ रही है ये जगह। नहीं सर, इससे बढ़िया डेडिकेशन भी आपके पेरेंट्स के लिए क्या होगा कि मतलब जहाँ I उनकी should मेमोरीज think है so. जी सर, उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं वो अभी भी है यहाँ पर, तो उनको भी कितना सुकून मिल रहा होगा कि उनकी जगह का, उनके जहाँ वो रहे उसकी जगह का इससे अच्छा उपयोग भी क्या हो सकता है सर जी, आई होप सो आर्ट के लिए। जी। तो सर फैमिली का तो आपने जिक्र कर ही दिया। दोस्त आपके आपके इनको कहेंगे आज के ज़माने में गो टू पर्सन, जैसे जब आपका मन करता है किसी दोस्त से बात की जाए तो आप हर तरह के दोस्त, देखिए हर आदमी अलग अलग तरह से जी होता है। आपको मालूम है किसके साथ कौन सी बात बिल्कुल अच्छी। जी तो ऐसे बहुत से दोस्त हैं यहाँ पे, लखनऊ में नहीं और जगह भी। जी उनके साथ मिलके बैठे बातचीत की, वो अच्छा लगता है। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लिटरेचर की बात करनी है तो कौन काम आएगा, जी मेडिकल रिलेटेड कुछ करनी है तो कोई बात नहीं किसके करनी है तो किस दोस्त के पास जाएंगे। हाँ, तो वो ऐसा मैं जी। किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जी। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और उनके बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि वो उनके जी आप नाम उनके लीजिए पास ही सर, तो शरण वो में मेरे जाते हैं। अपकमिंग गेस्ट हो जाएंगे पॉडकास्ट के लिए। आपके दोस्त अगर लखनऊ के हैं तो जरूर मैं उनसे आगे जुड़ना चाहूंगी। आई थिंक एक तो आपने नाम ना चाहते हुए भी 2 बार नाम आया, तो चंद्रशेखर सर का जी जी बिल्कुल, अनजाने में ही नाम आ गया, और शायद दोस्ती की यही वो भी है कि बिना सोचे ही नाम जुड़ जाता है। जी जी बिल्कुल। तो- अरे बड़े, आप ठीक कह रही हैं। जी हर आदमी उसमें किसी न किसी चीज में माहिर है, अकम्प्लिश्ड है, और एक छोटा सा मतलब ग्रुप आपका शायद है 3-4 लोगों का। कई तरह के ग्रुप्स हैं, जी अलग और अलग तरह के। एक मित्र आपके जिनको आपने पहली बार एक्टिंग का मौका दिया साहिर में, शायद आपके कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, मौका शायद दिया रोहित जी। बोलना तो गलत होगा, बल्कि जी हम लोग तो ढूंढ रहे थे कि कोई मिले। जी तो अब जैसे अमित दोस्त हर्ष अच्छा जी कौन हैं मिल सकता शायद, है। जी उनको भी पहली बार एक्टिंग का आपने, वो शायद मैंने ही नाम सजेस्ट किया था, और वो पहली बार आए तो इसीलिए मैंने ठीक ये है, जिक्र पहली बार छेड़ा आए सर, थे तो उनकी क्योंकि एक्टिंग पे उन्होंने बहुत कहा था कुछ, कि आप ही ने बोला था उनको। हाँ बहुत उनकी एक्टिंग पे जी। बहुत कुछ, ठीक है पहली बार आ रहे थे तो जी। करेक्शन किए जा रहे थे, पर समाउ मेरी फीलिंग थी, और उनसे आप पूछ सकती हैं, मैंने उनसे कहा था कि यार तुम्हारा जो रोल स्लाइटली है, नेगेटिव था उनका, तो बहुत हाँ मुश्किल था। तुम्हारा जी। जो रोल है वो तुम जैसे कर रहे हो, ठीक है लोग करेक्ट कराते रहेंगे, वो भी जी। ठीक है थिएटर के हिसाब से, लेकिन ये बता दूं कि इनका- बहुत लोग आके कहेंगे कि आपका रोल सबसे अच्छा नहीं उनको इनकरेक्ट तो होना था एक तरह से, वो जो भी है वो थिएटर character था। रिलेटेड जी। डायरेक्टर का काम है, उसको करेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने जी। कह दिया था कि भाई बहुत हाँ, लोग सही- आएंगे जो कहेंगे कि तुम्हारा सबसे सही बात है जबरदस्त सर, रोल वो था, और ऐसा हुआ, काफी स्टैंड आउट ऐसा हुआ। उनका जो वो जालिम बाप का रोल था जी। अमित हर्ष का, तो और- वो बहुत लोगों को और बहुत पसंद आया। कई लोग तो मुझे जैसे पहले मालूम था, वरना कई लोगों को जिनको नहीं मालूम था वो बहुत सरप्राइज हुए कि ये थे, लेकिन पहचान भी जी, नहीं पाए जी। वो कि वही थे। हाँ, और जी, रोहित जी और अनुराधा मैम भी शायद पहली बार ही एक्टिंग कर रहे थे। उनके यहाँ वो भी- फैमिली, उनके यहाँ कुछ थिएटर का ट्रेडिशन है। जी उनका एक पुत्र है जो दिल्ली में है, वो थिएटर में एक्टिव है। जी उन्होंने पहले किया, दोनों ने कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। नहीं, अनुराधा जी उन्होंने ने नहीं तो पहली किया। बार किया। जी जी रोहित सर दूरदर्शन के जमाने में टीवी में आते थे बहुत पहले, जैसे जीके क्विज वगैरह होती थी वो करते थे, हम बचपन से उनको देखा हुआ हमने टीवी में। और वो बीइंग इन एसबीआई वो सीनियर भी थे उनके, हमारी सिस्टर के, मेरी बड़ी सिस्टर एसबीआई में थी तो वहाँ उनके सीनियर थे। अच्छा। तो रोहित सर अनुराधा मैम से हमारा 2-3 तरीके से परिचय है, लेकिन एज एक्टर उनका परिचय हमारा आपके थ्रू हुआ, आपके प्ले के थ्रू हुआ। अच्छा, पहली बार देखा उनको। तो सर जैसा कि मेरे ऑडियंस ने देखा कि आपकी लाइफ में कितनी अनयूजुअल चीज़ें रही हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन किसी ने नहीं सोचा वो आप उस पर आपने लिखा। काम जो एज एन इंजीनियर जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ट्रेड डिज़ाइन करने का होता है, पर आपने उसको लीडरशिप का एक प्रोजेक्ट करके पोर्ट्रे किया। आई होप, जैसा मेरा जो चैनल का मोटो है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मैं चाहती हूँ कि हम जिससे बातचीत करें उनसे लोग सीखें। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठ के कुछ प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत से ही अगर लोग कुछ
सीख लेते हैं। जैसा अभी आपने कहा बहुत कुछ नहीं तो अगर थोड़ा भी फॉलो कर लें तो बहुत बढ़िया होगा।